हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक शास्त्र श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट, जिसे आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि में रखकर बनाया गया है, जो तैयारी और रिवीजन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो किसी राज्य का विधान परिषद संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई और समाप्त की जा सकती है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका सृजन या समापन किया जा सकता है। विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है। इसी से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है। भारत में वर्तमान में कुल 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा असम, राजस्थान और उड़ीसा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कैबिनेट में कितने से अधिक नहीं होगी? तो उत्तर होगा, लोकसभा के 15% सदस्यों से कैबिनेट की संख्या अधिक नहीं हो सकती। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री अपने विवेक का इस्तेमाल करके मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करते थे, परंतु फिर आया 1991 का संविधान संशोधन और इसके द्वारा यह तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? ऑप्शंस हैं प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में या कहीं भी वर्णित नहीं है। तो फेडरल शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और इस संघ का मतलब होता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सदनों के मध्य का अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः संसद के वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। प्रत्येक सत्र की बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा विशेष बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद का मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन और परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती। प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? उत्तर होगा 1976 में।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश किया गया। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? जब संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ और आप जानते हैं कि 3 नए शब्द इंट्रोड्यूस किए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? केरल में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन संस्था है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं वो हैं के निदेशन। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। उस समय यह 7 सदस्यीय संस्था थी, किंतु 2001 में ही केरल पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके इसे 1 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसका मुख्य या प्रमुख बन सकता है। प्रश्न है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की? तो ये अधिवेशन था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जे.एन. नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कहा गया था कि हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था। प्रश्न है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया है। जब भी सदन में पेश की गई आलोचनाओं का वे उत्तर देते थे, उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन सिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे तथा भारतीय प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति के नेता थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में प्रिंसटन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई थी, जहां वे मेधावी छात्र थे। प्रश्न है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो अगर एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात को स्वीकृति मिल गई है तो ये उद्घोषणा के समय से अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात करता है। प्रश्न है, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी कौन सी है? लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध एम.एन. राय से है, जिसे नव मानववाद की संज्ञा दी जाती है। नव मानववाद प्रकृति के दर्शन, तत्व के दर्शन का संगम है। इसमें मुख्य जोर मनुष्य की स्वतंत्रता पे है। नव मानववाद स्वतंत्रता की अनंत संभावनाओं में आस्था रखता है तथा उसे किसी भी ऐसी विचारधारा से नहीं बांधना चाहता जिसके लिए पूर्व नियोजित लक्ष्य ही जीवन ध्येय हो। राय मानते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता ज्ञान के साथ अपनी आकांक्षाओं के विस्तार में निहित है। नव मानववाद के द्वारा एम.एन. राय ने गांधीवाद, फासीवाद, नाजीवाद, भारतीय वेदांत दर्शन, साम्यवादी विचारधारा के आर्थिक नियतिवाद की आलोचना की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में 34 सरकार के विभागों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन और शिल्प कला इत्यादि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। इस प्रकार कुल विभागों की संख्या जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताते हैं वो हुए 34। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, अमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों को कौटिल्य 18 तीर्थों की संज्ञा देते हैं और ये तीर्थ हैं मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशी, क्षमाहर्ता, सन्निधाता, प्रवेष्ट्री, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्यांतिक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल तथा दुर्गपाल। प्रश्न है, कौटिल्य की षड्गुण नीति में क्या सम्मिलित नहीं है? संधि सम्मिलित है, विग्रह सम्मिलित है, यांश सम्मिलित है, मैत्री सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है तथा राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उन्हें षाटगुण नीति यानी 6 फोल्डेड थ्योरी को अपनाया है, जिसके पार्ट्स हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। संधि यानी दो राज्यों के परस्पर संबंध स्थापित करना, दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना। विग्रह यानी एक दूसरे राज्य के विषय में दुराग्रह फैलाना। यान यानी कि आक्रमणकारी नीति। आसन, आसन का मतलब यहाँ पर है विशेष परिस्थितियों में मौन रहने से। संश्रय का अर्थ होता है दूसरे के लिए स्वयं को समर्पण कर देना और द्वैधी भाव का अर्थ होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक संस्कृत में ग्रंथ की रचना की है जो राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है और वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उपदेशात्मक और सलाहकारी शैली में लिखी गई है और इस पुस्तक में कुल 15 भाग, 180 प्रकरण, 150 अध्याय हैं और 6000 श्लोकों का भी वर्णन इसमें है। प्रश्न है, गांधी विश्वास करते थे? तो गांधी साध्य और साधन दोनों की न्याय संगतता में विश्वास रखते थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कौटिल्य एवं मैकियावेली के विचारों का खंडन करते हुए गांधी की मान्यता है कि साधन एवं साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी अनैतिक होने पर जो अभीष्ट है, जो साध्य है, उसकी सिद्धि संभव नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ। इस घोषणा पत्र का साम्यवादी दुनिया में
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रारंभ ही इस शब्दों से होता है कि आज यूरोप को एक हौवा आतंकित कर रहा है और वो है कम्युनिज्म का हौवा। घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास संपूर्ण दुनिया है। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। यह घोषणा पत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। यानी यह घोषणा पत्र जो है वैज्ञानिक कम्युनिज्म का ब्लूप्रिंट है। शादी की दृष्टि से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की गिनती विश्व साहित्य के अनमोल रत्नों में होती है। यह घोषणा पत्र साम्यवाद की बाइबिल है, जिसमें मार्क्स के सिद्धांतों को सरल सुबोध भाषा में उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है किसको? एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को या एक निरंकुश राज्य को? तो मार्क्स के अनुसार जो सर्वहारा की तानाशाही है वह व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। वहीं एंजल्स कहते हैं कि राज्य अपने सभी रूपों में श्रमिक वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद संक्रमणकालीन राज्य में सर्वहारा की तानाशाही रहेगी और यह शासन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अर्थात सर्वहारा की तानाशाही एक अल्पकालिक राज्य के रूप में होगा। प्रश्न है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन बेंथम के बारे में किसका है? तो ये कथन हेनरी मेन का है। हेनरी मेन का मानना था कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़े। अन्य तथ्य देखें तो सर हेनरी मेन जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? तो एक व्यक्ति एक वोट को प्रोत्साहित करने वाले हैं जर्मी बेंथम। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया। वह महिला मताधिकार तथा भारित मतदान का कट्टर विरोधी था। वह गुप्त मतदान का समर्थक था। वह गुप्त मतदान का समर्थक दो कारणों से करता था। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और दूसरा, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए वो गुप्त मतदान का समर्थन करता था। जबकि बेंथम के ही प्रिय शिष्य हुए जे.एस. मिल, वो गुप्त मतदान का विरोध किए, खुले मतदान का समर्थन किया और महिला मतदान का भी समर्थन किया। प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल की पुस्तक है। फिलॉसफी ऑफ राइट का प्रकाशन 1820 में हुआ था। इस पुस्तक में ही हीगल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से निरूपण किया है। इसमें हीगल ने स्वतंत्रता की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। इस पुस्तक के कारण हीगल की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई। हीगल की लेकिन प्रथम पुस्तक है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो 1807 में आई थी। साइंस ऑफ लॉजिक एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? तो अभी हमने देखा कि बेंथम महिला मताधिकार का विरोध करते हैं और उनके शिष्य जे.एस. मिल महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। ऑप्शन डी जे.एस. मिल सही उत्तर होगा। प्रश्न है, राज पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन किसका है?
यह कथन हीगल का है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। हीगल राज्य के दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं। प्रश्न है, कौन एक सामाजिक अनुबंध का विचारक नहीं है? जॉन लॉक हैं, थॉमस हॉब्स भी हैं, जॉन रॉल्स भी हैं, यानी इमैनुअल कांट सामाजिक अनुबंध के विचारक नहीं हैं। इमैनुअल कांट जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रबुद्धवादी आंदोलन के एक प्रमुख विचारक थे। इमैनुअल कांट को आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। यह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक परपेचुअल पीस 1795 में स्वतंत्र राज्यों के एक संघ के निर्माण का समर्थन किया है। चूंकि कांट एक आदर्शवादी विचारक हैं, अतः आदर्शवादी विचारक होने के नाते कांट ने राज्य को एक प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक संस्था माना है। आदर्शवादी परंपरा के विचारक राज्य को समझौते का परिणाम नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रूप दर्शक की अवधारणा यानी सिक्कों का निरीक्षक से है। प्रश्न है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई पहले ट्रीटीज का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो प्रतिपाद्य विषय है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करते हुए लॉक स्पष्ट करते हैं, यह दासता का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पत्र है। लॉक का मूल समझौता समाज को केवल परिमित शक्तियां ही प्रदान करता है। शासन पर दो निबंध यानी कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लॉक की सबसे चर्चित रचना रही है। इसके अंतर्गत लॉक ने राजशक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है, जिसे सर रॉबर्ट फिल्मर जैसे विचारकों ने उचित ठहराया है। प्रश्न है, सामान्य इच्छा की अवधारणा कैसी अवधारणा रही है? गुणात्मक अवधारणा है, परिणात्मक अवधारणा है, या फिर आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिणात्मक है, या फिर न ही गुणात्मक है न ही परिमाणात्मक। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के आदेश व्यक्ति पर ऊपर से लादे नहीं जाते, वे उसकी अंतरात्मा के आदेश हैं। सामान्य इच्छा ही राज्य के औचित्य को सिद्ध करती है। सामान्य इच्छा ही सभ्य समाज में स्वतंत्रता को स्थापित करने का उपाय है। सामान्य इच्छा मानव कल्याण की कुंजी है। यह सामान्य हित की सर्वनिष्ठ चेतना है। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सच्चे अर्थों में तभी सामान्य हो सकती है जब उसका उद्देश्य एवं सार तत्व भी सामान्य हो। इस प्रकार सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक है। प्रश्न है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? क्या समाजवादी थी, पूर्व सामाजिक थी, पूर्व राजनीतिक थी या पूर्व ऐतिहासिक? तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्व राजनीतिक थी। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के तहत होता है और व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यह व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था थी, जब कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस नैतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो ऐसी दशा में स्वार्थी तत्वों पर लगाम लगाने तथा स्थापित व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए लोगों ने समझौते के द्वारा समाज और राज्य की स्थापना किया। यानी इससे स्पष्ट है कि लॉ की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी। अगला प्रश्न है, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है किनके बीच? लोगों में आपस में, या जनता और समुदाय के मध्य, या फिर जनता और संप्रभु के मध्य, या फिर जनता और सरकार के मध्य? लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता लोगों के मध्य यानी लोगों में आपस में ही होता है। जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में दो समझौते की बात करते हैं। पहला समझौता लोगों में आपस में ही होता है, जबकि दूसरा जो समझौता होता है वो जनता और संप्रभु के मध्य होता है।
पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये कथन हाब्स का है। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक टॉमस हाब्स ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। हाब्स अपने सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था एवं मनुष्य की प्रकृति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी अमर कृति लेवियाथन में करते हैं। लेवियाथन जो 1651 में प्रकाशित हुआ था। लॉक व्यक्ति की स्वाभाविक अच्छाई में विश्वास करता है, जबकि रूसो व्यक्ति को सीधे सीधे पशु की श्रेणी में रखता है। मैकियावेली का विचार है कि व्यक्ति नितांत अवसरवादी होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी है। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला, असभ्य जीव यानी आदर्श बर्बर था। वह आनंदमय जीवन तो जीता था, वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर भी होता था। अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त वन प्राणी यानी नोबेल सैवेज के रूप में होता है, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने स्वार्थ लोलुपता को बढ़ाया और इसका परिणाम हुआ कि प्राकृतिक अवस्था की शांति अशांति में बदल गई, जिससे रोकने के लिए राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? आपके विकल्प हैं प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या बोधा। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है, ये कथन अरस्तु का है। यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और यह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था? आपके विकल्प हैं मॉरिस जोन्स, पॉल आर ब्रास, ग्रैनविल ऑस्टिन या रिचर्ड सेशन। तो ये कथन ग्रैनविल ऑस्टिन का है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में कहा कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन ऑस्टिन कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित करते हैं। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बल प्रयोग को कानून का आवश्यक तत्व भी माना है और कानूनी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे जॉन ऑस्टिन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है किसके द्वारा? एंजल्स के द्वारा, क्रोधा के द्वारा, लेनिन के द्वारा या कार्ल मार्क्स के द्वारा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा है। एंगल्स के साथ मिलकर मार्क्स ने द होली फैमिली और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पत्र लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है, ब्लूप्रिंट है वैज्ञानिक कम्युनिज्म का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई और यह मूल रूप से लंदन में प्रकाशित किया गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के टकराव और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। प्रश्न है, मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है? तो मानव विवेक में आस्था उदारवादी विचारधारा में है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है और जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति जो है एक विवेकशील प्राणी है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास स्पेंसर ने किया है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा स्पेंसर ने प्रस्तुत की है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। प्रश्न है, किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, मार्क्स, हीगल या रूसो। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन रूसो करते हैं। रूसो के अनुसार समझौते के परिणाम स्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा इत्यादि सब कुछ कहता है। रूसो की यह सत्ता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सत्ता नहीं है, बल्कि यह सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र में संभव नहीं है। प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अमेरिकी संविधान के संघवादी स्वरूप को लेकर संघवादी और संघवाद विरोधी विचारधारा के आधार पर दो दलों का गठन हुआ था, जिन्हें हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जानते हैं। इनकी स्थापना से ही आधुनिक दल व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, किंतु उन्हें आधुनिक दल व्यवस्था का प्रतिनिधिकर्ता नहीं माना जाता है। ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम लोग आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव इंग्लैंड लगाते हैं, जो कि गलत है। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा रिटेक कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे कब? आपके ऑप्शंस हैं जुलाई 46 में, 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में या अगस्त 1947 में। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया। भारत को प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य थे। तीन सौ नवासी सदस्यों में 292 भारतीय प्रांत से, 93 देशी रियासतों से व 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ जो संधि हुई उससे जर्मनी की आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में ह्रास हुआ। जर्मनी को विश्व स्तर पर फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी सरकार बनी और हिटलर ने राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया। प्रश्न है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय सरकार या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार या वेस्ट मिनिस्टर सरकार, सारे के सारे नाम संसदीय सरकार को डिनोट करते हैं। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रश्न है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है? आपका ऑप्शंस हैं परंपरा और रीति रिवाज, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी टीकाएं
या ऑप्शन डी विधान मंडल। तो कानून का जो सर्वमान्य स्रोत है वो है विधान मंडल। प्रश्न है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लास्की के द्वारा, वान गियरके के द्वारा, बुद्धा के द्वारा या मैकाइवर के द्वारा? संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम जर्मन के लेखक गियरके और ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिगिस द्वारा प्रतिपादित किया गया। गियरके और मेटलैंड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राज शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ पे? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर क्यूबा में? तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है क्यूबा में। तो बहुदलीय व्यवस्था से आशय क्या है? बहुदलीय व्यवस्था यानी जब किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो और सत्ता में उसकी भागीदारी हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। प्रश्न है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन की प्रमुख रचनाएं हैं। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को अधिकांश समाज स्वभाव से मानता है, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी की आज्ञा नहीं मानता। प्रश्न है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 एसे ऑन लिबर्टी आइजिया बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन अरस्तु द्वारा किया गया है। अरस्तु का न्याय बेसिकली 2 रूपों में मिलता है। अरस्तु एक तरफ वितरणात्मक न्याय और दूसरी तरफ सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं। राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले आता है प्राच्य साम्राज्य, फिर आता है यूनानी राज्य, उसके बाद आता है रोमन समुदाय और सबसे लास्ट में आता है राष्ट्र राज्य। यानी 1 3 2 4 विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह कथन किसका है? ब्राइस का, बार्कर का, लॉस्की का या फिर गार्नर का? तो प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह लास्की का कथन है। हमारे अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लास्की के शब्दों में कहा जाए तो एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार को प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सबको पता है नगर राज्य की अवधारणा का संबंध प्राचीन यूनान से है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? तो ये आशीर्वादम का फेमस कथन है। आशीर्वादम समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहते हैं। प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है राज्य अपने आप में एक साध्य है। नहीं, गलत है। राज्य साध्य का एक साधन है। ये भी गलत है। राज्य साधन और साध्य दोनों हैं, ये कथन सही है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है? तो लासवेल ने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। शक्ति की राजनीति का समर्थन करते हुए लासवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता से है। प्रश्न है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन हैं? तो गुरनार मिर्डाल बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं। गुरनार मिर्डाल एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे और 1974 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट 1960 में आई इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी अन्य रचना एशियन ड्रामा जो 1968 में आई थी, इसमें भारत को एक मृदु राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा देते हैं गुरनार मिर्डाल। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? 1948 में। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह राजनीति विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शंस हैं गॉर्नर, लॉस्की, गिलक्राइस्ट या पॉल जेनेट। तो ये परिभाषा पॉल जेनेट की है। पॉल जेनेट राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान का वह अंग मानते हैं जिसमें राज्य के आधारभूत तत्व और शासन के सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है कौन? आनुवांशिक व्यक्ति होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है या संवैधानिक प्रधान? तो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं जबकि राज्य स्तर पर प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।